नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में इटली का एकीकरण नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थे, उसमें एकीकरण में सहायक तत्व कौन से थे, बाधक तत्व कौन से थे, किन किन योद्धाओं का इसमें योगदान था, गेरिबाल्डी, मेजिनी, कावूर ने किस प्रकार से मिलकर इटली का एकीकरण किया, इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों से इटली में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। उसने लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना, वेनेसिया व पोप के राज्यों के कुछ भाग को मिलाकर सिसलपाइन गणराज्य का निर्माण किया था। जब नेपोलियन बोनापार्ट का प्रथम जो अभियान था वो इटली पर ही था। जब इटली को उसने जीत लिया तब वहाँ पे सिसलपाइन गणराज्य की स्थापना की थी उसने। लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना, वेनेसिया व पोप के कुछ राज्यों को मिलाकर एक संगठित व एक रूप शासन की स्थापना के फलस्वरूप इटली के लोगों में राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता की भावना का जन्म हुआ। 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। ये कथन ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उनके अनुसार ये शब्द कहा गया था। इसके उत्तर में आल्प्स पर्वत व तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ था। उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पिडमांट का राज्य था, जहाँ सेवाई वंश का शासन था। इसके उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी व वेनेसिया के प्रदेश थे, जिन पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। पर्मा, मोडेना व टस्कनी यद्यपि स्वतंत्र राज्य थे, तथापि उन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य में पोप का अपना स्वतंत्र राज्य था, जहां बुर्बो वंश का शासन था। जैसे कि हम इस मैप में देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से इटली को तीन भागों में, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली में बांटा गया है। और जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सार्डिनिया पिडमांट पर सेवाई वंश ऑस्ट्रिया का अधिकार था। लोम्बार्डी, वेनेसिया, पर्मा, मोडेना, टस्कनी पर ऑस्ट्रिया के हेब्सबर्ग वंश का अधिकार था। मध्य में पेपल राज्य है ये, जिस पे पेपल राज्य और रोमागना पर पोप का अधिकार था। और दक्षिण में दो सिसिलियाँ थी, नेपल्स व सिसिली, जिस पर फ्रांस के बुर्बो वंश का अधिकार था। ये इटली के मैप के विषय में जानकारी हमने प्राप्त की। फिर 1815 का वीना सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने की थी। यह सम्मेलन विविधता के सिद्धांत पर आधारित था, जिसके अनुसार फ्रांस की क्रांति के पहले के राज्य पुनः उन्हीं राज्यों को लौटा दिए जाएं। वीना कांग्रेस में सीमा व्यवस्था के अंतर्गत इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया। इटली के लोम्बार्डी, वेनेसिया नामक राज्य ऑस्ट्रिया ने ले लिए थे। मध्य में प्रतिक्रियावादी पोप की सत्ता स्थापित की गई। 39 जर्मन राज्यों का एक जर्मन संघ ऑस्ट्रिया की अध्यक्षता में स्थापित किया गया और फिनलैंड को स्वीडन से लेकर रूस को दे दिया गया। इस प्रकार इटली को पुनः विभाजित कर राष्ट्रीयता को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में बाधाएं, कि किस तरीके से इटली के एकीकरण में बाधाएं थी। पहले हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थिति देखी थी इटली की, फिर वीना कांग्रेस देखी 1815 की। अब हम इटली के एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी थी उसके विषय में अध्ययन करते हैं। नंबर 1 था छोटे छोटे राज्यों का विभक्त होना। 1815 के वीना कांग्रेस ने इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया। नई व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश, प्रतिक्रियावादी व भ्रष्ट थी।
इटली की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए मेजिनी ने कहा था कि हम 8 राज्यों में विभाजित है, जो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र है। इन 8 राज्यों की अलग-अलग मुद्राएं एक दूसरे को अजनबी बना देती है। हमारा कोई एक झंडा नहीं है, हमारा कोई एक राजनीतिक नाम नहीं है और न यूरोपीय राष्ट्रों में हमारा कोई स्थान है। मेजिनी वहाँ का एक गणतंत्रवादी था इटली का। इटली मोटे तौर पर 3 राजनीतिक इकाइयों उत्तरी, मध्य व दक्षिणी इटली में विभक्त था। नेक्स्ट है विदेशी प्रभुत्व। इटली पर ऑस्ट्रिया का प्राधान्य था। लोम्बार्डी व वेनेसिया उसके सीधे नियंत्रण में थे और मोडेना व टस्कनी ऑस्ट्रिया से संबंधित राजकुमारों का अधिकार था। इन विदेशी शासकों का व्यक्तिगत स्वार्थ इसी में था कि इटली का एकीकरण न हो। पोप का राज्य पोप का राज्य इटली के मध्य में था व रोम उसका प्रमुख केंद्र था। रोम को शामिल किए बिना एकीकरण असंभव था और फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि अनेक कैथोलिक राज्य देशों का पोप को प्रबल समर्थन प्राप्त था। वे वे पोप के राज्य के अस्तित्व को कभी नष्ट नहीं होने देना चाहते थे। नेक्स्ट है एकीकरण की भावना का अभाव। एकीकरण की भावना केवल बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित थी। जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के शब्दों में इटली में एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक शहर दूसरे शहर के विरुद्ध, एक परिवार दूसरे परिवार के विरुद्ध और आदमी आदमी के विरुद्ध था। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए, इस पर राजनीतिज्ञ एकमत नहीं थे। मेजिनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में चाहता था। गेरिबाल्डी भी इसी का समर्थक था। जियोवर्टी का संघीय राज्यों का सिद्धांत था। वह पोप के अधीन इटली के सभी राज्यों के संघ का समर्थक था। इटली का सामंतवादी व कुलीन वर्ग नेपोलियन के पतन के पश्चात पुनः सामंतवादी व जागीरदारी प्रथा स्थापित करना चाहता था। यह वर्ग एकीकरण का विरोधी था। फिर आर्थिक विषमताओं ने एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध किया था। नेक्स्ट है एकीकरण में सहायक तत्व। नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति व नेपोलियन की इटली विजय। नेपोलियन ने अपनी विजय अभियानों के क्रम में इटली में भी राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्श को प्रसारित किया। उसने ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर कर दिया। वे वहां गणतंत्र की स्थापना कर अनेक छोटे छोटे राज्यों के 3 भागों में समूह बना दिए। प्रशासनिक एकीकरण व समान कानूनों को पूरी इटली पर लागू किया। सामंती व्यवस्था का अंत किया और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। नेपोलियन के इन कार्यों से इटली वासियों को अपने गौरवपूर्ण इतिहास का पुनः स्मरण हुआ व उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। नेपोलियन के आधिपत्य में से उनमें फ्रांस के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। नेपोलियन जब इटली की अनेक कलाकृतियों व धरोहरों को फ्रांस ले गया तो इटली वासी और क्रुद्ध हो गए। इस प्रकार नेपोलियन इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। कार्बोनेरी संस्था। कार्बोनेरी कोयला मजदूरों की एक गुप्त संस्था थी जिसकी स्थापना 1810 में नेपल्स में हुई थी। इसकी शाखाएं पूरी इटली में फैली हुई थी। वे इसमें सभी वर्ग, कुलीन, सैनिक, किसान, धर्मगुरु, बुर्जुआ वर्ग के लोग सम्मिलित थे। इस संस्था के 2 प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य थे। पहला था विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और दूसरा था वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। एकरूपता व प्रभावशाली नेतृत्व के अभाव में मेटरनिक ने इस संस्था व उसके आंदोलन का दमन कर दिया, परंतु इससे देश प्रेम की भावना जागृत हुई। इसके सदस्य सांकेतिक भाषा में धार्मिक उत्सवों के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते थे। नेक्स्ट है आर्थिक विकास।
नेपोलियन ने भूमि संबंधी सुधार किए, परंतु उद्योग एवं व्यापार का बहुत कम विकास हुआ था, क्योंकि आवागमन के साधनों का अभाव था। 18वीं शताब्दी के अंत में फर्डिनेंड गलियानी, सिजारे वेकारिया आदि विचारकों के प्रभाव से सार्डिनिया में इमैनुअल तृतीय व टस्कनी में फर्डिनेंड तृतीय ने आर्थिक सुधार लागू किए। उन्होंने बैंकिंग एवं आवागमन के साधनों का विकास किया। इटली में गिल्ड प्रणाली विखंडित हो रही थी और आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन आया। उत्तरी व मध्य इटली में रेलवे लाइनें बिछाई जाने लगी। 1861 ईस्वी में तक इटली में 1623 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछ चुकी थी और ये काम केवल 30 वर्षों में हुआ। वस्तुतः इटली के एकीकरण में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसके कारण न केवल अर्थतंत्र अपितु सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों ने भी शक्ति प्राप्त की। नंबर 4 है प्रारंभिक विद्रोह। 1820 में स्पेन के विद्रोह से प्रेरणा लेकर नेपिल्स व पिडमांट और लोम्बार्डी में जनता ने शासकों से संविधान की स्थापना की मांग की। 1830 में परमा व मोडेना के राज्यों से जनता ने शासकों को बाहर निकाल दिया। ऑस्ट्रिया ने तुरंत कठोर कार्रवाई करके विद्रोह का दमन किया। राजतंत्र जितना रूढ़िवादी व प्रतिक्रियावादी होता गया, इटली उतना ही उदारवादी व देशभक्ति से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी होता गया। विद्रोह की असफलताओं से इटली के नेताओं को ये ज्ञात हो गया कि जब तक ऑस्ट्रिया के आधिपत्य का अंत नहीं हो जाता, इटली को एकीकरण व स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। मेजिनी और युवा इटली। इसी समय इटली के राजनीतिक रंगमंच पर गिसेपी मेजिनी 1805 से 1872 का प्रादुर्भाव हुआ। यह एक इतिहासकार, साहित्यकार व दार्शनिक था। इसने ड्यूटीज ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी। उसने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नवीन जान फूंक दी। 1830 की क्रांति के पहले वे कार्बोनेरी संस्था का सदस्य था तथा उसने 1830 की क्रांति में भाग लिया था। उसे कैद कर लिया गया था। 1831 ईस्वी में वह फ्रांस के मोर्सेलेस नगर में पहुंचा और वहीं पर 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है ना। फ्रांस के मार्सेलेस नगर में 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इसका ध्येय युवकों को शिक्षित व अनुशासित बनाकर देश सेवा हेतु तैयार करना था। मेजिनी ने युवा इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए थे। परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाए तथा इटली को मुक्त कराए। ईश्वर, जनता व इटली। युवा इटली के उद्देश्य: इटली वासियों में जागृति पैदा करना, इटली वासियों में बलिदान की भावना पैदा करना, इटली वासियों को प्राचीन संस्कृति की जानकारी देना, गणतंत्र की स्थापना करना। क्योंकि मेजिनी गणतंत्रवादी था, इस संस्था में आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई और इसकी संख्या 50,000 सदस्यों तक पहुंच गई। मेजिनी ने कहा कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो देश का नेतृत्व युवाओं को हाथ में दे दो। पोप की उदारवादी नीति। 1846 ईस्वी में पोप पायस नवम बना। वे दयालु व उदार प्रवृत्ति का था। इसकी इटली में परिवर्तन चाहने वालों के साथ सहानुभूति थी। विंसेंट जियोबर्टी 1801 से 1852 ईस्वी। ये एक धर्माधिकारी था। इसकी बुक का नाम था इटली की नैतिकता और नागरिक श्रेष्ठता। पोप की अध्यक्षता में इटली के एकीकरण का समर्थक था।
पोप पायस नवम व चर्च उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। जियोवार्टी व उसके समर्थकों का निवो गुल्फ्स यानी नवयुवक गुल्फ्स जियोबर्टी व उसके समर्थकों को नियो गुल्फ्स यानी नवयुवक गुल्फ्स कहा जाता था। जियोबर्टी पोप की अध्यक्षता में इटली का एकीकरण का समर्थक था। इसकी पुस्तक का नाम इटली की नैतिकता व नागरिक श्रेष्ठता थी और इसने नवयुवक गुल्फ्स उसके समर्थकों को नवयुवक गुल्फ्स कहा जाता था। एक दूसरी बुक का नाम ऑन द मोरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियंस भी थी। 1848 का संघर्ष। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही पूरे इटली में क्रांति की हवा चलने लगी। सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने का प्रयास किया, परंतु ऑस्ट्रिया ने इस योजना को नष्ट कर दिया। इसी समय पोप के विरुद्ध जनता ने आंदोलन छोड़ दिया, परंतु फ्रांसीसी राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने आंदोलन को कुचल दिया। 1849 में चार्ल्स ने पुनः विद्रोह किया, परंतु ऑस्ट्रिया ने उसे परास्त कर दिया। चार्ल्स ने सिंहासन त्याग दिया। इसके उत्तराधिकारी विक्टर इमैनुअल को ऑस्ट्रिया से संधि करनी पड़ी। इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुअल व काउंट केबूर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। एकीकरण यथार्थता की ओर। इटली के एकीकरण का प्रारंभिक चरण समाप्त हो गया। उसने एकीकरण के में बाधक शक्तियां जग जाहिर हो गई। उसे ऑस्ट्रिया, पोप और राजतंत्रों के विरुद्ध लड़ना था। गुप्त समितियों, लेखकों, मेदिनी व क्रांतियों ने मिलकर इटली के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुप्राणित रखा, किंतु इटली का यथार्थ में एकीकरण कैसे हो इसके लिए कोई निश्चित योजना नहीं थी। ये कार्य विक्टर एमैनुअल काउंट ने किया। विक्टर एमैनुअल द्वितीय 1848 से 70। इसका जन्म 1820 में तुरिन में हुआ। 1849 में इसके पिता चार्ल्स एल्बर्ट के पश्चात ये पिडमांट का शासक बना। ऑस्ट्रिया ने विक्टर एमैनुअल द्वितीय के समकक्ष मधुर संबंध बनाए रखने हेतु प्रस्ताव रखा, यदि वे अपने पिता द्वारा दिए गए संविधान को रद्द कर दे, परंतु विक्टर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर उसे एक ईमानदार सम्राट की उपाधि मिली। विक्टर एमैनुअल को 1858 में प्लोम्बियर समझौता में उसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने अपनी पुत्री क्लोथाइल्ड का विवाह फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के भाई जेरोम नेपोलियन से कर दिया। इस संधि के अनुसार सेवाई और निस फ्रांस को देना स्वीकार किया गया। 1859 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में उसने दूरदृष्टि का परिचय दिया। जब उसने केबूर को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने से रोका। 1860 में उसने पेपल राज्य व 2 सिसिलियों के राज्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब गैरिबाल्डी ने स्थिति को बिगाड़ दिया था। 1861 में विक्टर इमानुएल द्वितीय एकीकृत इटली का सम्राट बना। नंबर 2 है काउंट केमिलो बेंसो केवूर, 1810 से 1861। जन्म 1810 में तुरिन में हुआ। वे एक उदारवादी परिवार से संबंधित था। काउंट केवूर उस पर क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रभाव था। 1847 में केवूर ने इल रिसार्जिमेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 1849 में पिडमांट की संसद का सदस्य बना। वह 1850 में वित्त व उद्योग मंत्री बना। 4 नवंबर 1852 को केवूर पिडमांट का प्रधानमंत्री बना। केवूर की आंतरिक गृह नीति, आर्थिक सुधार
औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित किया, यातायात के साधनों में सुधार किए, वे कई राज्यों से व्यापारिक संधियां की। सैनिक सुधार, उसने 90,000 सैनिकों की एक संगठित व अनुशासित सेना तैयार की। तीसरा है धार्मिक सुधार, उसने चर्च को राज्य के अधीन किया। धर्माधिकारियों की सुविधाएं समाप्त की, वे चर्च को राजनीतिक नियंत्रण में लेने की कोशिश की। चौथा है राष्ट्रीय समाज का गठन, इटली के अन्य राज्यों का समर्थन प्राप्त करने हेतु उसने नेशनल सोसाइटी का गठन किया। इस संस्था का नारा था इटली व स्वतंत्रता, यूनिटी एंड फ्रीडम। केवूर की गृह नीति सफल रही। केवूर की विदेश नीति, केवूर की गृह नीति तो सफल रही। केवूर की विदेश नीति, केवूर से पूर्व इटालिया फोरा डेसे, यानी इटली को किसी की आवश्यकता नहीं, इटली स्वयं अपने कार्य करने में समर्थ है, की नीति का अनुसरण किया। केवूर ने इस नीति को त्याग दिया, वे यथार्थवादी राजनीति में विश्वास रखता था। केवूर का मुख्य ध्येय था संयुक्त व स्वाधीन इटली। इस ध्येय की प्राप्ति सार्डिनिया के नेतृत्व में ही प्राप्त की जा सकती थी। इस हेतु केवूर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किसी महाशक्ति का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि किस प्रकार के सहयोग के बिना ऑस्ट्रिया को पराजित करना बिल्कुल असंभव था। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध केवल फ्रांस से ही सहयोग मिल सकता था। उसने एक बार कहा भी था, हम चाहे या न चाहे हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। यह केवूर का कथन था। क्रीमिया का युद्ध, 1854 में रूस व तुर्की के मध्य क्रीमिया का युद्ध हुआ। वर्तमान यूक्रेन में व तत्कालीन रूस में था क्रीमिया। इस युद्ध में फ्रांस इंग्लैंड तुर्की की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। फ्रांस व इंग्लैंड तुर्की की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध में केवूर ने अपने 15,000 सैनिकों को बिना शर्त फ्रांस व इंग्लैंड का सहयोग करने हेतु भेज दिया। युद्ध समाप्त के पश्चात पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। इसमें ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद इंग्लैंड व फ्रांस ने सार्डिनिया को आमंत्रित किया। युद्ध समाप्ति के पश्चात पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। इसमें ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद इंग्लैंड व फ्रांस ने सार्डिनिया को आमंत्रित किया। पेरिस की संधि का महत्व, क्रीमिया युद्ध के पश्चात 1856 में पेरिस की संधि हुई। इस संधि में की निम्नलिखित शर्तें थी। नंबर 1 है, इस संधि में पिडमांट सार्डिनिया को आमंत्रित करना कावूर की कूटनीतिक विजय थी। नंबर 2 है, पिडमांट को यूरोपीय शक्ति के रूप में मान्यता मिली। केवूर ने इटली के प्रश्न को यूरोपीय प्रश्न बना दिया। उसने इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया व ऑस्ट्रिया को इसके लिए दोषी ठहराया। पिडमांट को फ्रांस के रूप में एक मित्र मिल गया। केवूर फ्रांस से सहायता प्राप्त करने हेतु नेपोलियन से संधि का उपयुक्त अवसर खोज रहा था, परंतु इसी बीच आर्सेनी कांड हो गया। आर्सेनी कांड 1858 में मेजिनी के गणतंत्रवादी शिष्य आर्सेनी ने नेपोलियन तृतीय की हत्या का प्रयास किया। नेपोलियन तृतीय तो बच गया, लेकिन पेरिस व तुरिन के संबंधों में तनाव आ गया। केवूर को अत्यंत जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा। उसने आर्सेनी की आलोचना की व नेपोलियन की इच्छा अनुसार समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया। आर्सेनी ने जेल से नेपोलियन तृतीय को पत्र लिखा, तुमने इटली वासियों को धोखा दिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि इटली वासी तुम्हें याद करे, क्योंकि तुम्हारा खून भी तो इटालियन है। गिलोटेड करते हुए आर्सेनी के अंतिम शब्द थे, इटली चिरंजीवी हो, लॉन्ग लाइव इटालियन। नेपोलियन तृतीय ने प्रभावित होकर प्लोम्बर्स में आकर मिलने को कहा था।
ये शब्द इसने इसलिए किए थे क्योंकि जब नेपोलियन था ना, वो उसका जन्म तो इटली के कोर्सिका द्वीप पे हुआ था, फिर वहां से वो फ्रांस चला गया था, इसलिए उसके वंशजों में तो इटली की भावना ही व्याप्त थी। नेक्स्ट है प्लोम्बियर समझौता। जुलाई 1858 ईस्वी में इसमें लिए गए निर्णय। नेपोलियन तृतीय ने वचन दिया कि वे ऑस्ट्रिया को इटली से निकालने हेतु सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने पर फ्रांस 2 लाख सैनिक पिडमांट भेजेगा। आक्रमण की पहल ऑस्ट्रिया द्वारा हो। दूसरा है ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के बाद लोम्बार्डी, वेनेसिया, सार्डिनिया में शामिल किए जाएंगे। नेपोलियन की सहायता के बदले केवूर ने फ्रांस को सेवाय वेनिस देना स्वीकार किया। यह त्याग बहुत बड़ा था। सेवाय सार्डिनिया के शासक का जन्म स्थान था, तो निस गेरिबाल्डी की जन्मभूमि। सेवाय सार्डिनिया के शासक का जन्म स्थान था, तो निस गेरिबाल्डी की जन्मभूमि। परंतु इटली के एकीकरण की खातिर केवूर ये कड़वा घूंट भी पी गया। नेक्स्ट है लोम्बार्डी। नेक्स्ट है आम्ब्रिया व टस्कनी को मिलाकर इटली में एक नया राज्य बनाने और प्रिंस जेरोम बोनापार्ट को उसका शासक बनाना तय हुआ। जेरोम के साथ विक्टर एमुलियो द्वितीय की पुत्री क्लोथाइल्ड का विवाह किया जाएगा। नेपिल्स व सिसिली दक्षिण में 2 सिसिलिया स्वतंत्र रहेगी तथा पेपल राज्य पोप के अधीन रहेगा। फिर एकीकरण के विभिन्न चरण। एकीकरण का प्रथम चरण 1859 में लोम्बार्डी की प्राप्ति। नेपोलियन थर्ड से समझौता होने के बाद केवूर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। सार्डिनिया के समाचार पत्रों में ऑस्ट्रिया की लोम्बार्डी वेनेसिया नीति की कटु आलोचना की जाने लगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया के अधिकृत इटालियन प्रदेशों में जन आंदोलन तेज हो गया। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया ने संयम से काम न लेकर सार्डिनिया को 3 दिन के भीतर सैनिक हटाने का नोटिस दिया, अन्यथा युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। केवूर यही चाहता था। उसके द्वारा नोटिस को ठुकराने पर ऑस्ट्रिया ने अप्रैल 1859 में युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध शुरू होते ही फ्रांस ने भी सार्डिनिया का पक्ष लेकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। मेजिंटा व साल्फेरिनो के युद्ध में ऑस्ट्रियन सेना बुरी तरह से पराजित हुई। मेजेंटा व साल्फेरिनो के युद्ध में एकीकरण के प्रथम चरण में युद्ध हुए थे, परंतु इस सफलता के तुरंत बाद नेपोलियन ने सार्डिनिया से बिना पूछे ही ऑस्ट्रिया के साथ विल्ला फ्रैंका की संधि कर ली। केवूर अकेले युद्ध जारी रखना चाहता था, परंतु सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल ने स्थिति की नाजुकता समझते हुए ऑस्ट्रिया से समझौता कर लिया। इस पर केवूर ने त्यागपत्र दे दिया। संधि के अनुसार लोम्बार्डी का राज्य सार्डिनिया को मिल गया तथा नेपोलियन तृतीय ने सेवाय वेनिस लेते हुए युद्ध वे से ही संतोष कर लिया। नवंबर 1859 में जूरिक की संधि द्वारा विक्टर एमुलियन ने ऑस्ट्रिया व फ्रांस के साथ विल्ले फ्रैंका की संधि की पुष्टि की। इससे लोम्बार्डी पर पिडमांट का विधिवत अधिकार स्थापित हो गया और इसी के साथ इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा हुआ, प्लोम्बियर समझौता। प्रश्न उठता है कि फ्रांस इस युद्ध में अलग क्यों हुआ। फ्रांस को इस युद्ध में काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी और यदि युद्ध अधिक समय तक चलता तो और भी ज़्यादा हानि उठाने की संभावना थी। नेपोलियन ने महसूस किया कि फ्रांस की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना
फ्रांस हेतु एक खतरा साबित हो सकती है। नंबर 3 है, फ्रांस के रोमन कैथोलिक लोग युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि सार्डिनिया के विजय अभियान से पोप की स्थिति खतरे में पड़ सकती थी। नंबर 4 है, नेपोलियन इस बात से विज्ञ था कि पराजय के बावजूद ऑस्ट्रिया की सैनिक शक्ति अब कमजोर नहीं हुई। साथ ही प्रसा भी ऑस्ट्रिया के पक्ष में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा था। उसने सेनाओं की सीमाओं पर भोजन उसने सेनाओं को सीमाओं पर भेजना प्रारंभ कर दिया। नेपोलियन दोनों की संयुक्त सेना का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। नेक्स्ट है विला फ्रेंका की विराम संधि, 11 जुलाई 1859। एक संधि है और एक समझौता है। समझौता पहले हो गया था, अब इसको विले फ्रेंका का विश्वासघात कहते हैं। नेपोलियन थर्ड ने 11 जुलाई को विले फ्रेंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के साथ युद्ध विराम की शर्तें तय की। नंबर 1 है, पोप की अध्यक्षता में एक इटालियन संघ का निर्माण किया जाएगा। दूसरा है, लोम्बार्डी सार्डिनिया को दिया जाएगा और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के पास रहेगा। नंबर 3 है, मध्य इटली के राज्य जैसे पार्मा, मोडेना और टस्कनी पीएमटी में वहां के शासकों को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया। विल्ला फ्रेंका की संधि ने काबूल व इटली के लोगों की आशाओं पर तुषाराघात कर दिया। इस स्थिति के बारे में लिप्सन ने लिखा है कि इस देश ने विजयोल्लास का प्याला अपने होठों से लगाया ही था कि वे गिरकर चकनाचूर हो गया। एकीकरण का द्वितीय चरण मध्य इटली का विलय 1859 से 1860। पहले में लोम्बार्डी मिला था, दूसरे में जनवरी 1860 पर्मा, मोडेना, टस्कनी और रोमाग्ना मिलेगा। मध्य इटली का विलय। ऑस्ट्रिया पिडमांट के युद्ध काल में इटली के मध्य भाग के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई। नेशनल सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था ने पिडमांट के नेतृत्व में इटली के एकीकरण का खूब प्रचार किया। फलस्वरूप मध्य इटली ने विद्रोह कर पर्मा, मोडेना व टस्कनी के शासकों को हटा दिया तथा जनता ने बोलोइना तथा रोमाग्ना से पोप के प्रतिनिधियों को निकाल दिया। अस्थायी सरकार का गठन किया। इन सरकारों ने प्रस्तावित पारित किया कि उनके राज्य सार्डिनिया में मिला दिए जाए। इंग्लैंड ने हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए घोषणा की कि इटली वासियों को अपने मामले स्वयं तय करने का अधिकार है। ऑस्ट्रिया व प्रसा चाहते थे कि जूरिक की संधि के अनुसार मध्य इटली में पुराने शासकों को गद्दी पर बिठाया जाए। अब स्थिति फ्रांस पर निर्भर थी, क्योंकि इन राज्यों पर उसका प्रभाव था। इसी बीच जनवरी 1860 में केवूर पुनः प्रधानमंत्री बना। उसने नेपोलियन थर्ड को निस्व सेवाएं का लालच दिया और यह तय हुआ कि इनके बदले नेपोलियन मध्य इटली को सार्डिनिया में मिलाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। निस और सेवाएं प्राप्त करके नेपोलियन प्लोम्बियर समझौते के अंतर्गत दिए गए सहयोग का मूल्य पाने का अभिलाषी था। इसे प्राप्त करके वे देशवासियों के असंतोष को दूर करना चाहता था। मार्च 1860 में एकीकरण के प्रश्न पर हुए जनमत संग्रह में पर्मा, मोडेना, बोलोग्ना, टस्कनी और पियोंकेंजा ने प्रचंड बहुमत से सार्डिनिया में मिलने का निर्णय किया। निस्व सेवाएं के जनता ने फ्रांस के साथ मिलने का मत दिया और वहां फ्रांस का अधिकार हो गया। निस्व सेवाएं इटली के हाथ से निकल जाने की कटु आलोचना हुई। निस गैरिबाल्डी की जन्मभूमि था, वह प्रसन्न नहीं था। उसने केवूर को कहा, तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि में विदेशी बना दिया।
सार्डिनिया पिडमांट का क्षेत्रफल अब पहले से दुगना हो गया था। वेनेसिया को छोड़ समस्त उत्तरी इटली व मध्यवर्ती डचियों के एक इटालियन राज्य का निर्माण हो चुका था। इसी के साथ इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ। पहले में लोम्बार्डी मिला, दूसरे में परमा मोडेना टस्कनी रोमागना मिला। अब एकीकरण का तृतीय चरण दक्षिणी राज्य जिसमें वेनेसिया की प्राप्ति हुई। इटली के एकीकरण का यह चरण गेरिबाल्डी के उत्साह और त्याग एवं केवूर की नीति से पूरा हुआ। वस्तुतः अभी भी एकीकरण में इटली का आधा प्रायद्वीप मिलना शेष था। नेपिल्स, सिसिली, वेनेसिया व रोम इटली से बाहर थे। इस चरण में नेपिल्स व सिसिली का एकीकरण सार्डिनिया के साथ हुआ, जिसमें केवूर की कूटनीति व गेरिबाल्डी की तलवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिसिली व नेपिल्स के एकीकरण के संदर्भ में ही केवूर ने विल्ला फ्रेंका के विश्वासघात के बाद कहा था, यूरोपीय शक्तियों ने मुझे कूटनीति के द्वारा उत्तर की ओर से एकीकरण नहीं करने दिया। अब मुझे क्रांति का सहारा लेकर दक्षिण की ओर से इटली का एकीकरण करना होगा। नेपल्स व सिसिली इटली के दक्षिणी में स्थित है और यहाँ 1859 ईस्वी में बुर्बो वंश के शासक फर्डिनेंड द्वितीय की मृत्यु के बाद फ्रांसिस द्वितीय गद्दी पर बैठा। इस वंश के शासक फर्डिनेंड द्वितीय की मृत्यु के बाद जनता इसके अत्याचारी शासन से त्रस्त थी। यहाँ नेशनल सोसाइटी का प्रचार तेजी से चल रहा था, जिसने विद्रोह का आधार निर्मित किया था। नेपिल्स व सिसिली के विद्रोह को सफल बनाने का श्रेय गेरिबाल्डी को जाता है। सिसिली के देशभक्त विद्रोहियों ने गेरिबाल्डी से नेतृत्व करने की प्रार्थना की। मई 1860 में गेरिबाल्डी अपने लाल कुर्ती दल के 1000 स्वयंसेवकों के साथ सिसिली पहुंचा और उस पर विजय प्राप्त की। इसके बाद गेरिबाल्डी ने स्वयं को विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नाम पर सिसिली का अधिनायक घोषित किया। उसके बाद उसने नेपिल्स पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। वहां का शासक फ्रांसिस द्वितीय भाग खड़ा हुआ। गेरिबाल्डी ने घोषणा की कि वह वेनेसिया व रोम पर अधिकार करेगा, परंतु रोम पर आक्रमण का अर्थ था फ्रांस व ऑस्ट्रिया से युद्ध करना। ऐसी स्थिति में केवूर ने विक्टर इमैनुअल को गेरिबाल्डी के पास भेजा, क्योंकि गेरिबाल्डी अपने शासक का भक्त था। परंतु विक्टर इमैनुअल के जाते ही गेरिबाल्डी ने सिसिली और नेपिल्स का शासन उसे सौंप दिया। इसी बीच नेपिल्स व सिसिली में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें जनता ने सार्डिनिया पिडमांट में विलय का निर्णय लिया। इस तरह नवंबर 1860 में दक्षिण के राज्यों के विलय के साथ ही एकीकरण का तृतीय चरण पूर्ण हुआ। 1861 ईस्वी में तुरिन, पिडमांट की राजधानी, इटली की प्रथम संसद की बैठक हुई, जिसमें वेनेसिया व रोम को छोड़कर समस्त इटली के प्रतिनिधि थे। विक्टर द्वितीय को इटली का विधिवत शासक स्वीकार किया गया। इस प्रकार सार्डिनिया का राज्य इटली का राज्य हो गया। अब अंतिम चरण में चतुर्थ चरण यानी कि इसमें वेनेसिया व रोम नहीं मिला था, इसमें सार्डिनिया को मिलाया गया। तृतीय चरण, प्रथम चरण में लोम्बार्डी मिला, द्वितीय चरण में परमा मोडेना और टस्कनी रोमागना मिले, तृतीय चरण में वेनेसिया, तृतीय चरण में सार्डिनिया पिडमांट मिला और चौथे चरण में जो कि 1866 से 71 था, इसमें वेनेसिया व रोम मिला। केवूर इटली के एकीकरण का मुख्य शिल्पी था, परंतु उसके भाग्य में इटली का पूर्ण एकीकरण देखना नहीं लिखा था। 1861 में उसका देहांत हो गया। रोम और वेनेसिया को छोड़कर इटली का एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था। इटली का शेष एकीकरण पर्सा के कारण हुआ। वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का और रोम पर पोप का शासन था।
इन दोनों प्रदेशों की एकीकरण की कहानी जर्मन एकीकरण से संबंध है। केवूर के बाद विक्टर इमैनुअल ने उन राज्यों को इटली के अधीन लाने की जल्दबाजी नहीं की, वरन उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा की और वह 1886 में मिला जब पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध छिड़ गया। नोट: पर्सा का चांसलर बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था, बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली का सहयोग पाना चाहता था। अतः दोनों के बीच एक संधि हुई जिसके अनुसार पर्सा के युद्ध में इटली की सैनिक सहायता के बदले वेनेशिया दिलाने का वचन दिया। 1866 ईस्वी में सेडोवा के युद्ध में पर्सा ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और ऑस्ट्रिया के साथ बिस्मार्क ने प्राग की संधि की। इस संधि के तहत वेनेशिया इटली को प्राप्त हुआ। जनमत संग्रह के द्वारा वेनेशिया ने इटली में मिलना स्वीकार कर लिया। अंतिम चरण अब मात्र रोम इटली के बाहर था। 1861 ईस्वी में केवूर ने कहा था कि रोम को राजधानी बनाए बिना इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं हो सकता था। वस्तुतः रोम पोप के अधीन था, वे फ्रांसीसी सेनाएं रोम में मौजूद थी। ऐसी स्थिति में रोम पर आक्रमण करने का अर्थ था फ्रांस से युद्ध, जिसके लिए इटली तैयार नहीं था। रोम पर इटली का अधिकार जमाने का अवसर तब मिला जब 1870 ईस्वी में फ्रांस व पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन तृतीय को पर्सा के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, अतः इसने रोम से अपनी सेना बुला ली। इस स्थिति का लाभ उठाकर विक्टर एमुनुअल द्वितीय ने रोम पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। रोम में जनमत संग्रह हुआ। जनता ने इटली के एकीकरण के पक्ष में मत दिया। 1871 ईस्वी में रोम संयुक्त इटली की राजधानी बना और इस तरह विश्व के मानचित्र पर एकीकृत इटली का जन्म हुआ। इस तरह इटली के एकीकरण ने यूरोपीय व्यवस्था के ध्वंस की प्रक्रिया को पूरा किया, जिसका निर्माण 1815 में मेटरनिक ने किया था। नेक्स्ट है गैरिबाल्डी की भूमिका 1807 ईस्वी से 1882 ईस्वी। गैरिबाल्डी अपने समय के सर्वप्रमुख देशभक्तों में से एक था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में निस में हुआ था। यह मेजिनी के विचारों का समर्थक था और उसके यंग इटली दल का सदस्य। यह भी गणतंत्रवादी का सदस्य बना। 1833 ईस्वी में उसने मेजिनी द्वारा संगठित नोसेडिक षड्यंत्र में भाग लिया, परंतु षड्यंत्र का भेद खुल जाने से वे पकड़ा गया, किंतु बचकर दक्षिणी अमेरिका भाग निकला। अगले 14 वर्ष उसने दक्षिणी अमेरिका में रहकर छापामार युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण के युद्धों में सहायक हुआ। मेटरनिक का पतन वे इटली में 1848 की क्रांति का समाचार पाकर गैरिबाल्डी पुनः इटली आ गया। उसने चार्ल्स अल्बर्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। तत्पश्चात वे रोम में मेजिनी के गणतंत्र की रक्षा करने पहुंचा। अंततः असफल होने पर उसे देश छोड़ पुनः अमेरिका जाना पड़ा। 1854 में पुनः इटली लौटा। यहाँ उसकी भेंट केवूर से हुई। केवूर के विचारों से प्रभावित होकर गैरिबाल्डी ने अपनी सेवाएं पिडमांट सार्डिनिया के शासक को भेंट कर दी। यह गैरिबाल्डी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि गणतंत्रवादी गैरिबाल्डी अब वैधानिक राजतंत्रवाद का समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने राजतंत्रवादियों व गणतंत्रवादियों के मतभेदों को दूर कर उनमें सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि वह अंत तक गणतंत्रवादी बना रहा, किंतु राष्ट्रहित में उसने वैधानिक राजतंत्र का समर्थन कर पिडमांट सार्डिनिया की निष्ठापूर्वक सेवा की। 1860 में सिसिली की जनता ने बुर्बो वंश के फ्रांसीसी द्वितीय के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और गैरिबाल्डी से सहायता मांगी। इसने शर्त रखी कि वे इटली व
विक्टर इमैनुअल के नाम पर विद्रोह करे। गैरिबाल्डी अपने 1000 लाल कुर्ती वाले सैनिकों के साथ सिसिली पहुंचा। वे सिसिली पर अधिकार कर लिया। उसने स्वयं को सिसिली का अधिनायक घोषित किया। फिर उसने नेपिल्स पर आक्रमण कर अपार जनसमूह के समर्थन से बुर्बो शासक फ्रांसिस द्वितीय की सेना को हराकर उस पर अधिकार किया। अब उसने रोम पर अधिकार करने की योजना बनाई। अतः केवूर घबरा उठा, क्योंकि रोम पर आक्रमण का अर्थ था कैथोलिक यूरोप का हस्तक्षेप व फ्रांस का आक्रमण। साथ ही ये भय भी था कि कहीं गैरिबाल्डी पिडमांट का नेतृत्व त्याग कर इन राज्यों में गणतंत्र की स्थापना न कर दे। अतः केवूर व विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने गैरिबाल्डी से शक्तियां वापस करने की मांग की। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के पक्ष में अपने समस्त अधिकार व सेना विक्टर इमैनुअल द्वितीय को समर्पित कर दिया। जब विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने गैरिबाल्डी को सम्मानित करने पर उपलब्धियां देने का प्रस्ताव रखा तो गैरिबाल्डी ने कहा, देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है। मुझे कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। स्वतंत्र इटली अमर हो। देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है। मुझे कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। स्वतंत्र इटली अमर हो। यह गैरिबाल्डी का कथन था। इस तरह गैरिबाल्डी एक महान योद्धा व देशभक्त था। यह सच है कि सिसिली व नेपिल्स को कोई गैरिबाल्डी ही जीत सकता था, क्योंकि इस समय कोई विदेशी सहायता की संभावना नहीं थी। इस तरह गैरिबाल्डी की तलवार ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्टर इमैनुअल द्वितीय की भूमिका 1848 से 1870। इमैनुअल द्वितीय को परिस्थितियों की परख थी। इसलिए उसने केवूर के विरोध के बावजूद ज्यूरिख की संधि कर लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त किया और एकीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया। इसी प्रकार गैरिबाल्डी ने उसने नेपिल्स व सिसिली का क्षेत्र प्राप्त कर विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित कर एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, केवूर की मृत्यु के पश्चात 1861 ईस्वी में एकीकरण संपन्न कराने का कार्य सीधे उसके हाथों में आ गया था। पर्सा के चांसलर बिस्मार्क के साथ संधि कर ऑस्ट्रिया को उत्तर से खदेड़ने की योजना बनाई। 1866 ईस्वी में जब पर्सा ने सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, तब वेनेसिया पर इटली का अधिकार हो गया। इसी प्रकार 1870 में जब फ्रांस में पर्सा में युद्ध शुरू हुआ तो रोम में स्थित फ्रांसीसी सेना को युद्ध आवश्यकता के कारण जाना पड़ा। अवसर का लाभ उठाकर विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने रोम पर अधिकार कर जनमत संग्रह के माध्यम से इटली के एकीकरण को पूर्ण किया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। निश्चय ही आपको यह अध्याय बहुत पसंद आएगा और साथ में ही एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, मनन करना। धन्यवाद।